नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश और दुनिया की हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हम दोनों हाजिर है, जिसमें बताएंगे कि देश की बड़ी खबरें कौन है, राजनीति में क्या भूचाल आया, साथ ही विदेश में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, क्राइम हो या हो आपके राज्य आपके शहर की खबर, हर अपडेट के लिए हर रोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इसीलिए हम लेकर आते हैं रोज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम के बाद की खबर से, क्योंकि कोई भी राज्य हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां मौसम विभाग ने दीपिका अलर्ट जारी किया है। गांव हो, शहर हो या कस्बे हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जी हाँ, अंडरपास में गाड़ियां फंसी हुई नजर आएंगी। सड़कों में जो रफ्तार गाड़ियां तेजी से बढ़ाती थी वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं तो पानी इतना भर चुका है कि मूवमेंट होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कोई अपने घर पर छुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि बाहर हर तरफ पानी ही पानी है। फिलहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मूसलाधार बारिश के चलते अंडरपास पानी से लबालब भरा हुआ है और इस जल भराव के बीच एक कार फंसी नजर आ रही है। हापुड़ के महमूदपुर गांव में रेलवे अंडरपास की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। कार पानी में फंसने के चलते खराब हो गई। दो लोग कार के ऊपर बैठे मदद का इंतजार कर रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पास में एक ट्रैक्टर खड़ा नजर आ रहा है, जिसमें लगे पंप के जरिए पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी, कम से कम 1 दर्जन गाँवों को ये रास्ता जोड़ता है। हर गांव के लिए परेशानी है। मूसलाधार बारिश का सितम नोएडा में भी देखने को मिला, जहां सेक्टर 62 की मुख्य सड़क पानी से लबालब नजर आई। जगह जगह जल भराव के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। कारें आधी पानी में डूबी हुई दिखाई दी तो बाइक सवार जल भराव में जद्दोजहद करते दिखाई दिए। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जल भराव के चलते जाम के हालात बने रहे। मानसून की पहली बारिश ने ही प्राधिकरण के दावों की पोल खोल कर रख दी। तो न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर तरफ पानी भरा हुआ है, सैलाब आया हुआ है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त आपको पानी से कराता हुआ नजर आएगा। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सोलन में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि शिमला में रेलवे ट्रैक पर भी मलबा जमा हो गया। लिहाजा शिमला से कालका जाती है जो ट्रेन, उन्हें अभी रोक देना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। भारी बारिश से पूरा हिमाचल बह रहा है। भूस्खलन से पूरा हिमाचल हिल रहा है। इसी बीच मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की चपेट में विश्व की धरोहर कहे जाने वाले रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए। प्रसिद्ध टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। भूस्खलन हुआ और ट्रैक ही बहा ले गया। भूस्खलन की वजह से कोटी स्टेशन के पास भारी मात्रा में मलबा गिरा, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों को ट्रैक खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही शिमला से कालका जा रही 3 ट्रेनों को सोलन, कुमारहट्टी और धर्मपुर स्टेशनों पर ही काफी देर तक रोक कर रखा गया। फिलहाल शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम चल रहा है। कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक को फिर से लोगों के लिए शुरू होने में समय लग सकता है, क्योंकि हिमाचल में शिमला, डलहौजी, चंबा समेत कई बड़े जिलों में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में बारिश के कारण हालात और खराब हो सकते हैं। और पहाड़ों पर हो रही बारिश किसी मुश्किल से कम नहीं होती, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ से पत्थर दरकते हैं, मलबा दरकता है और लोगों के लिए भूस्खलन की वजह से बड़ी आफत हो जाती है। अब देखिए, हिमाचल के कसौली की बात करें तो वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। उसके बाद का जो मंजर है वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैदान से लेकर पहाड़ तक मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश से पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ती जा रही है। जनजीवन रुक गया है। पहाड़ दरकने और भूस्खलन से जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। आसमान से बरस रही आफत और दरकते पहाड़ों की तस्वीरें हिमाचल के कसौली की हैं, जहां तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। सिर्फ कसौली ही नहीं, पूरे हिमाचल में बारिश से बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से जगह जगह
लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसके चलते कई सड़कें आवाजाही के लिए बंद कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बरसात से 38 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक 319 करोड़ रुपए की निजी व सरकारी संपत्ति भी तबाह हो गई है। बारिश से 60 से ज्यादा घर बह गए या बर्बाद हो गए। 353 पालतू मवेशियों की मौत और 28 गौशालाएं भी बरसात में नष्ट हुई हैं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 10 जुलाई तक भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। टूरिस्ट और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ बारिश ने कहर मचा रखा है और साथ ही भारी बारिश के कारण लोगों की जो परेशानी है वो आए दिन बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर राज्य में हालात ऐसे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2 से 3 दिन बारिश और भी जारी रह सकती है और ऐसे में घरों में, दुकानों में, मकानों में पानी घुस गया है। मॉनसून पूरे देश में आ चुका है। देश के कई हिस्सों में आफत बरस रही है, तो कई हिस्सों में आने वाले कई दिनों तक संकट के बादल छटने वाले नहीं हैं। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। पानी पानी जिंदगानी के बीच जनजीवन बुरी तरह से फंस गया है। तस्वीरों में राजस्थान की राजधानी जयपुर का हाल देख लीजिए। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोग घरों से निकलने से पहले मौसम का हाल देखते हैं। तो दक्षिण भारत में मानसून कहर बरपा रहा है। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते 3 लोगों की जान चली गई, तो असम में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस वक्त देश के कई राज्य बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं और अगले 4 दिन यूपी, एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 3 फ्लाइट्स को दिल्ली एयरपोर्ट से डाइवर्ट कर दिया गया है। 1 को लखनऊ और 2 फ्लाइट्स को अमृतसर एयरपोर्ट भेजा गया है। वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। उधर बिहार में नेपाल से आने वाले पानी के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं यूपी में झमाझम बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशीनगर दौरा रद्द हो गया है। आने वाले 24 घंटों में बरसने वाली आफत की बात करें तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हो गया है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में आने वाले 10 दिनों तक झमाझम बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 दोस्त टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेकर निकले और वापस नहीं लौटे। जी आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ? उनकी कार डिसबैलेंस हुई कैसे? कैसे बेकाबू कार हो गई? हादसा कैसे हुआ? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं तो संभल जाइए। एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाइए। गाड़ी सेफ जगह ही चलाइए, क्योंकि सावधानी हटते ही दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। अपनी टीवी स्क्रीन पर कार का हश्र देखिए। ये नई कार है, सड़कों पर टेस्ट ड्राइव के लिए निकली थी और अब इस कार को बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। जिंदगियां बचाने में कई लोग लगे हैं। हंसी खुशी में देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत से सामने आई हैं, जहां टेस्ट ड्राइव के लिए सड़कों पर उतरी i10 कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार 3 दोस्तों की जिंदगियां भी पलट गई। टेस्ट ड्राइव करते समय कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसके चलते कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक लापता बताया जा रहा है और तीसरा दोस्त हादसे में बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से लापता हुए युवक को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा है। हादसा किशनपुर गांव के न्यूरिया कस्बे के पास बहने वाली एक नहर के किनारे हुआ। अनियंत्रित कार के नहर में पलटने की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आपको राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर की खबर दिखाते हैं, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में तीसरी चौथी मंजिल अचानक से भरभरा कर गिर गई। लेकिन अच्छी बात और गनीमत ये रही कि कोई भी वहां पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की जान नहीं गई। हालांकि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग वहां पर फंसे हुए, फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर के वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके के सेंट्रल मार्केट के पास निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भरभराकर बिल्डिंग का तीसरा और चौथा माला ढह गया, जिसमें 3 से 4 मजदूर फंस गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे थे। आनन फानन में रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बिल्डिंग में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाला। दक्षिण पूर्वी इलाका है जहां पर ये 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, जिसमें से तीसरे और 4th फ्लोर अचानक से इमारत वो ढह चुका है। जिसके बाद से यहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को यहां से निकाल दिया गया है। उसके अलावा पुलिस और भी तलाश कर रही है कि क्या और भी किसी अंदर में लोगों के फंसे होने की आशंका है या नहीं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के जो फ्लोर गिरे उनमें स्कूल बनाने का काम जारी था। ये बताइए कि इस बिल्डिंग ये किनकी बिल्डिंग थी और क्या कुछ ये ना यहाँ पे स्कूल बन रहा था। ऑलरेडी पहले स्कूल था, इन्होंने नई बिल्डिंग खरीदी थी तो उसको बढ़ा रहे थे उसके साथ मैच करने के लिए। तो इन्होंने लेंटर डालने की कोशिश करी लेकिन इनसे डाला नहीं गया, वो गिर गई। इसके अंदर बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए? नहीं, कोई बच्चे नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ था ये स्कूल। इनका स्कूल मेन वहाँ पे है, थोड़ा आगे जाके गली में। ये बनाया जाता है, एक्सटेंड बनाया जा रहा था कि यहाँ पर बच्चे पढ़ पाए, लेकिन अभी कोई बच्चा था नहीं यहाँ पर। अंबेडकर नगर हादसे को लेकर दिल्ली एमसीडी का कहना है कि डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई पहले ही की जा चुकी थी। एक बार पहले भी इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य को रोका गया था, बावजूद इसके फिर से बिल्डिंग में काम शुरू करवाया गया और अब अंबेडकर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां से एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर एक शख्स इस वीडियो में एक अधेड़ पर चप्पलों से लगातार वार करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि ये जो वीडियो है वो 2 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ये जो शख्स जो लोगों को पीट रहा है, एक शख्स को पीट रहा है, वो अभी फिलहाल गांव का एक सरपंच है। आखिर ये सरपंच क्यों इस शख्स की पिटाई कर रहा है, क्यों उसको चप्पलों से मार रहा है, आपको दिखाते हैं वजह क्या है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखिए, चप्पल से सिर पर मारते हुए एक शख्स की पिटाई की जा रही है। 1-2 बार ही नहीं बल्कि शख्स के सिर पर कई बार चप्पल से मारा गया। तस्वीरें एमपी के रीवा से सामने आई हैं और वीडियो में बेशुमार गुस्से में पिटाई करते दिख रहे जनाब का नाम संतोष सिंह है, जो कि रीवा के गांव दिहिया नरसिंहपुर के सरपंच हैं। सरपंच जी को इतना गुस्सा आया कि जिन गांव वालों के वोट से वो सरपंच बने उन्हीं की पिटाई पर उतर आए और चप्पल लेकर हमलावर हो गए। वीडियो में चप्पल से पिट रहे शख्स दिनेश यादव पिछले 2 साल से सरपंच के एक मकान की रखवाली कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच कुछ कहासुनी के बाद दिनेश यादव ने मकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि बात चप्पल से पिटाई तक पहुंच गई। आज ये वीडियो जब संज्ञान में आया है तो उसे तलब करके और उसकी तरफ से एक प्रकरण जो है दिनेश यादव के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कहने के लिए बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां पर शराब पकड़े जाने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। जी, और एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और आपको ये भी बता दें 1 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब इस ट्रक में छिपा कर रखी गई थी। और आपको हैरानी होगी जानकर कि भूसे के अंदर शराब को छिपाकर यहाँ से सप्लाई किया जा रहा था। बिहार की राजधानी पटना से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ ही ट्रक और कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुजरात और पश्चिम बंगाल से शराब की बड़ी खेप ट्रक और कंटेनर से पटना लाई गई थी। पटना में गुरुवार दोपहर फतुहा 4 लेन पर सुपनचक गांव के पास इस शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। बरामद किए गए कंटेनर में भारी मात्रा में शराब भूसे में छिपा कर रखी गई थी। जैसे ही चेकिंग पोस्ट पर
ट्रक को रुकवाया गया। पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। इस शराब को फतुहा 4 लेन पर सुपनचक गांव के पास उतारा जाना था। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब भारी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अलग अलग राज्यों से शराब बिहार पहुंच कैसे रही है। अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर के दिल्ली में लगने वाले दरबार की। आईपी एक्सटेंशन में हनुमंत कथा का दरबार सजा है और बड़ी संख्या में जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो वहां पर उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जहाँ दूर दराज से लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं ताकि बाबा बागेश्वर के एक झलक पा सके। हालांकि दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में भी उनका कार्यक्रम है। दिल्ली से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक तैयारियां कैसी हैं वो आपको दिखाते हैं। हाथ उठा करके वीर बजरंग बली की। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है और हजारों की तादाद में लोग बाबा को सुनने पहुंच रहे हैं। आईपी एक्सटेंशन के रामलीला उत्सव ग्राउंड का माहौल देखते ही बन रहा है। जहां तक नजर जा रही है, पंडाल खचाखच भरा दिखाई दे रहा है। 6 जुलाई यानी कल से शुरू हुई हनुमंत कथा के पहले दिन पंडाल में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। हनुमान जी के भजनों पर पूरा पंडाल जोश से थिरकता नजर आया। हाथ उठा करके वीर बजरंग बली की। पंडाल में साधु संतों की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग पंडाल के पोल पर चढ़े नजर आए। बाबा ने लोगों को हनुमंत कथा सुनाई और कई लोगों की पर्ची भी निकाली। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में 8 जुलाई तक इसी तरह हनुमंत कथा का आयोजन जारी रहेगा। दिल्ली के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में दिव्य दरबार सजेगा, जहां 10 से 16 जुलाई तक कथा का आयोजन होगा। और बस कुछ ही महीनों का इंतजार करना है, उसके बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। रेल के साथ साथ हवाई यात्रा भी सुगम हो सके, इसके लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। लेकिन अयोध्या का एयरपोर्ट कितना बन गया है, कैसा होगा एयरपोर्ट, पहली जो उड़ान है वो वहां से कब शुरू होगी, ये सब कुछ चलिए आपको बारे इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। अयोध्या में राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरे शहर की तस्वीर बदली जा रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हवाई सेवा तक को विकसित किया जा रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से अयोध्या को तेजी से लैस किया जा रहा है। देश और दुनिया भर से लोग जल्दी अयोध्या पहुंच सकें, इसके लिए अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के फेज 1 का काम पूरा होने वाला है। जिला अधिकारी के मुताबिक इसी साल हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या पहुंचना संभव हो सकेगा। देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण काफ़ी तेज गति से चल रहा है और हम लोगों ने फेज़ 1 का लगभग काम कंप्लीट कर लिया है। एयर स्ट्रिप का 100% काम कंप्लीट हो गया है। रेसा का काम भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग लाइटिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं और कैट 1 फैसिलिटी डेवलप हो रहा है हमारा, और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी फेज़ 1 में हम लोग कर रहे हैं। पहले फेज का काम पूरा होने के बाद घरेलू उड़ान शुरू होगी, जबकि सेकेंड और थर्ड फेज का काम चलता रहेगा। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि तीव्र गति से लैंड एक्विजिशन किया जाए और हमारा लैंड एक्विजिशन 97% हो गया है और 15 जुलाई तक हम बाकी जो 21 एकड़ लैंड है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फेज़ 1, 2 और 3 तीनों के लिए लैंड हम लोग का 15 जुलाई को उपलब्ध हो जाएगा। और फेज़ 1 का हमारा एयर स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी हम लोग अभी जल्दी ही 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इसी कैलेंडर ईयर में हम लोग एयरपोर्ट स्टार्ट कर लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी महीने में हो सकती है। पीएम मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं, लिहाजा मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। पता दिखा
दीपिका, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था ना, उस वक्त मैं इसरो में मौजूद थी और बहुत तकलीफ हुई थी तमाम भारतीयों की तरह मुझे भी, जब सफल लॉन्चिंग उसकी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर ये है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की डेट इसरो ने सामने रख दी है। क्या चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास होने वाला है इस बार, इसकी लॉन्चिंग कहां से होगी, इसको लेकर के जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। करीब 4 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। चंद्रयान की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। 1-0 करीब 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को भी इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान पर भारत का तिरंगा लहराने के करीब था। चंद्रयान की लैंडिंग में करीब कामयाबी मिल गई थी, लेकिन ऐन वक्त में चंद्रयान हादसे का शिकार हो गया। अब 4 साल बाद इसरो फिर से पूरे जोश, ऊर्जा और हौसले के साथ उड़ान भरने की तैयारी में है। So currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called the payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we will assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 आखिर है क्या, कैसे ये चंद्रयान 2 से अलग है? तो सुनिए, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं। लैंडर चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की स्टडी करेगा, तो वहीं रोवर में APXS और LIBS लगा है। ये दोनों मिलकर लैंडिंग साइट के आसपास के खनिजों, मिट्टी और उनके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने में ये सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे। इसके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। रफ्तार को मापने के लिए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर सिस्टम भी लगाया गया है। मतलब साफ है कि इसरो नया इतिहास रचने की तैयारी कर चुका है। चांद पर तिरंगा फहराने की इबारत लिखी जा चुकी है। काउंटडाउन स्टार्ट है, बस 14 जुलाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए अब बात करते हैं सीधी कांड की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल के लिए जुट चुके हैं और साथ ही उस शख्स जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया उसको आर्थिक मदद भी शिवराज सिंह चौहान ने दी। सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए मदद उस शख्स को दी गई है और अब बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। सीधी पेशाब कांड में डैमेज कंट्रोल के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पीड़ित दशमत को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया। साथ ही घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवराज सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में दिखी। पहले आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हुई। आरोपी परवेश शुक्ला पर NSA लगा और प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर गुरुवार को सामने आई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कांड के पीड़ित आदिवासी युवक दशमत रावत को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। सीएम ने पीड़ित के पैर धोए, टीका किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सीएम शिवराज ने पीड़ित दशमत रावत के साथ लंच भी किया। इस दौरान शिवराज चौहान दशमत से बातचीत करते दिखे। सीएम ने घटना को लेकर पीड़ित से माफी भी मांगी। सुदामा कहाँ है उन्होंने? हमको साथ लगे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और अब कोई शिकवा शिकायत? कोई नहीं सर। कार्रवाई जो हुई है उससे संतुष्ट है आप? अच्छा। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही थी कि आदिवासियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के साथ मिलकर नीम का पौधा भी लगाया। दरअसल वायरल वीडियो में आरोपी परवेश शुक्ला शराब के नशे में आदिवासी दशमत रावत के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आया था,
जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था और कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई थी। और सीधी कांड के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश के ही रतलाम में आदिवासी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी नारे लगाए। और इसी बीच जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं कमलनाथ, उन्होंने इस पीड़ित की और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात को लेकर के क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। सीधी पेशाब कांड पर एक तरफ जहां जमकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे और आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय आदिवासी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को फांसी दिए जाने की मांग की। आदिवासी समाज में सीधी घटना को लेकर खासी नाराजगी है। जय आदिवासी युवा संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर अभय ओहरी ने कहा कि इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है। तो निश्चित रूप से निंदनीय है, हम इसकी विरोध करते हैं। आज हमारा पूरा आदिवासी समाज, जय संगठन, आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी छात्र संगठन सहित तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधी कांड को लेकर शिवराज सरकार पर हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि सीधी की घटना ने मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है और आदिवासी समाज इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मामले की जांच को लेकर भी कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा और पीड़ित से सीएम शिवराज की मुलाकात को नौटंकी करार दिया। शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। आज से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 4 राज्यों के दौरे के दौरान पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर, यूपी के गोरखपुर और वाराणसी, तेलंगाना के वारंगल और राजस्थान के बीकानेर जाएंगे, जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की पीएम मोदी सौगात देंगे। आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। रायपुर में पीएम मोदी सुबह 10:45 पर लगभग 6,400 करोड़ रुपए की रेल और सड़क से जुड़ी 5 केंद्रीय परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। इस दौरान पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। इसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। शाम करीब 5 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो 12,100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। काशी के 6 घाटों पर फ्लोटिंग जेटी पर चेंजिंग रूम के निर्माण का पीएम शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक में शामिल होंगे और काशी के प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे। रात्रि के समय पीएम मोदी बरेका में विश्राम करेंगे। 8 जुलाई को पीएम मोदी सुबह करीब 10:45 पर तेलंगाना के वारंगल पहुंचेंगे और शाम करीब 4:15 पर बीकानेर का दौरा करेंगे। यूपी के बरेली में अवैध मजार हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से भी प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम भीड़ देखकर वापस लौट गई। सड़क हादसे की ये तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मार दी और स्कूटी के साथ छात्रा को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। उसके साथ एक और लड़की स्कूटी पर पीछे बैठी थी, वो भी इस हादसे का शिकार हो गई। हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हादसे में दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं। राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक कार ने सामने से आ रही डीटीसी बस को टक्कर मार दी।
इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा दिल्ली के भजनपुरा नंद नगरी रोड पर हुआ। हादसे के वक्त गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। नारेबाजी की यह तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है। छेड़छाड़ की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। छेड़छाड़ के लगातार सामने आ रहे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विकास नगर बाजार को बंद करवा दिया। हिंदू संगठनों ने नगर पालिका परिषद विकास नगर का घेराव भी किया। लोगों ने नगर पालिका से बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की। मांग को लेकर नगर पालिका दफ्तर के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई। तो देश की बड़ी खबरें तो आपने देख ली। चलिए अब ये भी जान लीजिए 2 मिनट में कि राजनीति के क्षेत्र में क्या चल रहा है। सीधी कांड के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित शख्स के पैर धोने और उसके साथ लंच करने को सीएम शिवराज सिंह चौहान का ड्रामा करार दिया है, जिस पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ को जवाब दिया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। दिल्ली में शरद पवार गुट की अहम बैठक हुई, जिसमें पवार ने अपने गुट के नेताओं के साथ महाराष्ट्र के मौजूदा हालात की समीक्षा की। पवार ने इशारों में अपने भतीजे अजित पवार पर बड़ा हमला किया और एक्शन लेते हुए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एसआर कोहली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। मीटिंग के बाद पवार ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें पवार ने खुद को एनसीपी का बॉस करार दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब बदल रही है। अब सड़कों पर ना तो नमाज होती है, ना ही हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। पिछले 6 साल में यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आया और यही वजह है कि यूपी में कानून का राज कायम हुआ है।